नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंक में हम बात करेंगे गोवा की, जहां बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवारों की एक सूची डिक्लेयर कर दी है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गोवा से पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय ठाकुर और वरिष्ठ पत्रकार औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले हम अजय के पास चलते हैं। अजय बताइए, क्या खास बात है? शायद 34 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने डिक्लेयर किया है, और जो सबसे बड़ी बात जो हमने पढ़ ली सब जगह पर वो ये कि फाइनली मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं दिया है बीजेपी ने। जी हाँ राजेश जी, कई मायने में ये बहुत ही दिलचस्प लिस्ट है बीजेपी की तरफ से पिछले कई सालों में। जैसे आपने सही कहा, मनोहर पर्रिकर साहब के बेटे उत्पल पर्रिकर को जो है वो राजधानी पंजिम से उनको सीट नहीं दी गई है। वहां पे बाबुश मोन्सेरात को इन्होंने रिटेन किया है। बाबुश मोन्सेरात वही शख्स है जो कि 3 साल पहले अपनी पत्नी जेनिफर मोन्सेरात के साथ कांग्रेस से भाजपा में उन्होंने प्रवेश किया था, और 8 MLAs के साथ। तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो मनोहर पर्रिकर की जो ट्रेडिशनल सीट थी, उस सीट से जो है उनके बेटे को जगह नहीं मिला है। ये भी कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि यहाँ के इलेक्शन इंचार्ज है, उन्होंने ये भी कहा है कि उत्पल को उन्होंने बिचोली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि नॉर्थ गोवा में है, वहां से उन्होंने उनको उम्मीदवारी का जो है वो पेशकश किया था। उत्पल ने साफ मना कर दिया है। उसने कहा कि भाई मैं तो अपने पिताजी की जो ट्रेडिशनल जो लेगेसी है, जो पणजी है, मैं वहीं से लड़ने में इंटरेस्टेड हूँ। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो इंडिपेंडेंट जाएंगे या शायद कोई पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, लेकिन वो चीज क्लियर है कि वो एटलीस्ट भाजपा से ना ही पणजी से लड़ रहे हैं और ना ही बिचोली से लड़ रहे हैं। बिचोली और एक और भी वजह से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बिचोली से फिलहाल भाजपा के स्पीकर जो हैं गोवा असेंबली के, राजेश पाटनेकर, वो वहां से कैंडिडेट थे, और वहां पे उनकी हालत ऐसी है कि पाटनेकर जो है वहां पर चुनाव लड़ने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो भाजपा एक तरफ से यूं कहिए कि पर्रिकर को अपनी जो उत्पल पर्रिकर को अपनी जो सबसे जहां पे वो खुद भी इलेक्शन लड़ने के पोजीशन में नहीं है, वहां से उसे पिच करने की कोशिश कर रही थी, या यूं कहिए कि हाथ धोने की कोशिश कर रही थी। तो एक तो ये बात है। दूसरा बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि पहली बार भाजपा के इतिहास में दो दंपति का प्रवेश होगा। एक तरफ बाबुश मोन्सेरात और जेनिफर मोन्सेरात, जो कि पणजी और तालेगांव से लड़ रहे हैं, जो नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ये दोनों पिछले बार कांग्रेस से लड़े थे। दूसरा जो है वो नॉर्थ गोवा में विश्वजीत राणे और उनकी पत्नी दिव्या राणे दोनों लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक बहुत ये बात भी चर्चे में आई थी कि विश्वजीत राणे अपने पिता प्रताप सिंह राणे से टक्कर लेने वाले हैं। तो थोड़ा सा वहां पे सहूलियत हो गया है, क्योंकि वहां पे उनकी पत्नी दिव्या राणे जो है वो लड़ेंगी, डॉक्टर दिव्या राणे जो है। एक तो ये हुआ है। तीसरी बात ये उभर के आई है कि 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें माइनॉरिटीज को भाजपा फील्ड कर रही है। और बहुत सारे दिलचस्प चीजों में एक चीज ये भी है कि पूर्व चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर, जो कि मांद्रे कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे, बल्कि यहाँ के जिला परिषद इलेक्शन में उन्होंने उनके सपोर्टेड 2 इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों ने जो है वो ऑफिशियल भाजपा के कैंडिडेट को हरा दिया था बुरी तरह से, लेकिन वहां पे उन्हें टिकट नहीं मिल रही है। दूसरा, डिप्टी स्पीकर यहाँ के हैं हुआ करते हैं इस हाउस में, इसीदोर फर्नांडिस करके, जो कि अगेन कांग्रेस से भाजपा में गए थे।
उनका भी इस पर पत्ता साफ हो गया है, क्योंकि वहां से रमेश तावड़कर जो पुराने ट्राइबल मिनिस्टर थे, और कहा जाता है कि मनोहर पर्रिकर को वो पसंद नहीं थे, इसलिए उनको कभी भी टिकट नहीं दिया करते थे, तो उनका वापसी हो रहा है वहां पे। जो 2 साल पहले 3 साल पहले जो 10 MLAs जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए थे, उसमें लगभग 50% से 60% को तो उन्होंने टिकट दिया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, अभी अभी जस्ट खबर आई है कि जो फिलहाल जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है चंद्रकांत या बाबू कवलेकर करके, जो साउथ गोवा से हैं, और उनकी पत्नी यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट थी महिला मोर्चा की, और ये दंपति भी जो है वो प्रत्याशी थे। तो हस्बैंड को तो टिकट मिला है, लेकिन उनकी जो वाइफ है सावित्री कावलेकर, उनको टिकट नहीं मिला है, और वो इंडिपेंडेंट खड़ी हो रही है। वो अभी भी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया है, और सांगे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जो भाजपा के जो ऑफिशियल प्रत्याशी है उनके अगेंस्ट में वो लड़ेगी। तो अजय, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं। बीजेपी जो है वो बात बात पे गोवा में दोबारा में सत्ता में आने के लिए मनोहर पर्रिकर का नाम लेती है, उनकी लेगेसी की बात करती है, लेकिन उनके बेटे को वो एक कंफर्टेबल सीट जो उनकी पॉलिटिकल लेगेसी को डिसाइड करेगी वहां से नहीं देना चाहती। लेकिन दूसरी तरफ गोवा का एक और बड़ा राजनीतिक घराना राणे परिवार, पति और पत्नी दोनों को एक साथ टिकट मिल गया। राणे परिवार को नाराज करने की बीजेपी नेतृत्व तो नाराजगी मोल नहीं ले रहा है, लेकिन मनोहर पर्रिकर के बेटे को नाराजगी वो झेल सकते हैं। ये क्या कुछ अजीब विडंबना नहीं है? इस बार राजेश जी एक बहुत ही बड़ी चीज उभर के आएगी इस इलेक्शन में, क्योंकि ये वो इलेक्शन होगा जिसमें पहली बार मनोहर पर्रिकर नहीं होंगे पिछले 4 इलेक्शंस में। तो एक तरह से क्या हो गया था कि गोवा में लोग कहते थे कि मनोहर पर्रिकर होंगे तभी ही स्टेबल भाजपा की सरकार होगी, और मनोहर पर्रिकर होंगे तो अगर कांग्रेस या किसी और की सरकार भी होगी तो वो सरकार जो है वो स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि एक इस तरह का मैंने लार्जर देन लाइफ बोलिए या एक खौफ उनका बना रहता था यहाँ पे। ये एक तरह से भाजपा के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आप एक तरह से आप कह सकते हैं अंदरूनी कलह भी इस बार देखा जाएगा, क्योंकि भाजपा में 2 कैंप हैं। एक प्रो पर्रिकर कैंप है जो कि मानती है कि उन लोग भाई यानी मनोहर पर्रिकर की वजह से ही पार्टी आज जहां पे खड़ी है वहां तक पहुंच पाई है, और एक वो काडर है जो कि कहती है कि हाँ भाई ठीक है, हो तो गया, लेकिन अब हम लोग खुद भी कर सकते हैं और हम लोग चलाए हैं यहाँ पे सरकार। बल्कि मनोहर पर्रिकर के ना होते हुए भी हम लोग जो है वो यहाँ हमारे साथ जो है वो कहाँ 13 से हम लोग 27 MLAs के साथ ये सेशन हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो वो 2 ग्रुप के बीच में लड़ाई है, तो लेकिन क्या है कि उसकी असर हम लोग फरवरी 14 को ही देखेंगे या मार्च 10 के रिजल्ट में ही देखेंगे कि इंटरनली उसका कितना डैमेज हुआ है। लेकिन एक बात यह है कि कहीं पार्टी जो है वो कहे कुछ भी, मनोहर पर्रिकर की तस्वीर कुछ भी दिखाए, पर वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रही है जो कि मनोहर पर्रिकर में हो। और जिस हिसाब से पार्टी चल रहा है उसमें तो कहीं भी मनोहर पर्रिकर सिर्फ एक, आप यूं कहिए कि एडवर्टाइजिंग के लिए सिर्फ एक टैग उनके लिए रह गया है। भाजपा जो है उस टैग से काफी आगे बढ़ चुकी है। इन्होंने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से देखा भी है, और उन्होंने ये पाया है कि मनोहर पर्रिकर की जो लेगेसी है वो शायद उनके डिपार्चर के बाद जो है वो खत्म हो चुकी है। वो लेगेसी अब वैसा ना रहा है। एक बहुत अच्छा सा पुराना सा एक अच्छा सिर्फ याद बन के रह गया है, उसके आगे कुछ नहीं है। वो लेगेसी जो है वो नहीं कैरी हो रहा। रही बात राणेज की, तो मैं आपको बता दूं कि
सीनियर राणे या प्रताप सिंह राणे कई सालों से उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, तो उनका सारा का सारा कैंपेन उनका बेटा ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वालपोई में और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी पोरिये में देखा करता था। बल्कि एक आप यूं कहिए कि एक फैमिली बिजनेस टाइप का बन गया था कि दोनों जगह वही चलाते थे। तो अब जो है वो अगर ये अगली सीन अवॉइड करके और वहां पे अपनी पत्नी को उतार रहे हैं, आइडिया बहुत सिंपल सी है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में विश्वजीत राणे की पकड़ है। उन्होंने बहुत लोगों को नौकरी दिलाई है, वहां पे बहुत बहुत कुछ किया है। बल्कि पिताजी के जिताने के पीछे जो है वो जो ग्राउंड वर्क जो होता है वो सारा का सारा विश्वजीत राणे ने ही करके रखा था। तो ये एक बहुत ही रियलिस्टिक सी असेसमेंट है जिसे भाजपा ने अडॉप्ट किया है। यही रियलिस्टिक असेसमेंट है जिसकी वजह से बाबुश मोन्सरात जो है उसको भी उन्होंने पणजी में टिकट दिया है, ना कि मनोहर पर्रिकर के बेटे को। एक चीज ये भी कहा जाता है यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में कि बाबुश मोन्सरात और मनोहर पर्रिकर के बीच में एक हमेशा अंडरस्टैंडिंग रहा करता था, जिसके तहत अगर एक आदमी अगर लड़ता था तो दूसरा आदमी उसे हमेशा मदद करता था जीतने में। तो इस तरह का हमेशा एक इक्विलिब्रियम बना रहता था। औपचारिक रूप में कुछ भी ऊपर से दिखता नहीं था, लेकिन एक पैटर्न बन गई थी जो कि लोग देखते थे, नोटिस करते थे। वो चाहे बाबुश मोन्सरात भाजपा में हो चाहे वो कांग्रेस में हो, वो इंश्योर करता था कि मनोहर पर्रिकर जीते। और जब इसीलिए कभी मनोहर अजय जी, हमें क्या मनोहर पर्रिकर के बेटे का कोई प्रतिक्रिया अभी तक सुनने को मिला है? उन्होंने कुछ कहा हो? उन्होंने बहुत ही उनकी प्रतिक्रिया बल्कि बहुत ही तेजी से आ गई जब ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लोग जो है उत्पल पर्रिकर को जो है बिचौली का सीट ऑफर हम लोगों ने उन्हें किया है। तो उत्पल ने जवाब में कहा कि नहीं, मैं पणजी से हूँ, मेरे पिताजी की लेगेसी पणजी में है, मैं भला बिचौली सोच भी नहीं सकता, मैंने पणजी के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं। तो उत्पल ने अपने क्या पत्ते साफ किए हैं? उत्पल क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। यहाँ पे तो मैंने रूमर्स की बाजार जो है काफी गर्म है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस ने कांग्रेस उन्हें टैक्टिकल बैकिंग देगी, जो कि काफी अनलाइकली लगता है, क्योंकि अगर उत्कल पर्रिकर और भाजपा का ऑफिशियल कैंडिडेट बाबुश मोन्सरात के बीच में टक्कर हो तो कांग्रेस बीच में निकल जाए, वो सीट भी ले ले। तो एक, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट रेसिडेंट करीब 5,500 कांग्रेस वोट्स हैं। अगर कांग्रेस सिर्फ उसी को टाइट से पकड़े तो इन दोनों के बीच में कांग्रेस निकल भी सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस ऐसा कुछ करेगी। अब कुछ अगर कांग्रेस पार्टी रेडिकल करना चाहती है, नई कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ रेडिकल करती है, तो शायद हो भी सकता है। आम आदमी पार्टी ने खाली बयानबाजी किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। क्योंकि एक तरफ वो उन्होंने कहा है कि उत्पल वेलकम है हमारे पार्टी में, फिर हम लोग उनको पंजिम के कैंडिडेट अपना बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपने ही कैंडिडेट को डिक्लेयर भी कर दिया है पंजिम से। एक वर्ग ये भी है जो कहता है कि उत्पल को इंडिपेंडेंट जाना चाहिए, जिसमें वो जो है वो जो चीज आपने करीब 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा, संजय राउत शिवसेना के, उन्होंने जो कहा था कि सबके सबको जो है पर्रिकर की लेगेसी जिंदा रखने के लिए उनके बेटे को सपोर्ट करना चाहिए। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि बाकी सारी पार्टीज जो है उसको सपोर्ट करें। तो अभी तक उत्पल ने सारे पत्ते अपने नहीं खोले हैं। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं शायद अगले 1 से 2 दिन में वो भी हो जाएगा। तो फिलहाल ऑफिशियल यही है कि उत्पल जो है वो भाजपा का जो ऑफर बिचौली का है वो उन्होंने नकार दिया है उसे। अजय, लेकिन ये उत्पल की नाराजगी भाजपा के लिए मनोहर पर्रिकर का भजन करना जरूरी है दोबारा से सत्ता में आने के लिए, क्योंकि वो उनके टॉलेस्ट लीडर थे। और जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई, उसको असामयिक मृत्यु की इस वजह से एक सिंपैथी की भी बात है जनता में होगी। तो उनके बेटे को इस तरीके से नाराज करना, क्या भाजपा ऐसा कोई जोखिम उठा सकती है? बिल्कुल। क्या हुआ है कि देखिए,
भाजपा की स्टाइल बदली है पहले और आज के बीच में। पहले क्या था कि भाजपा मनोहर पर्रिकर को हर जगह परेड करती थी। मनोहर पर्रिकर जहां भी जाते थे, गली गली में जाते थे, रात में लोगों के घर में रहते थे, खाना खाते थे वगैरह वगैरह। तो क्या होता था कि एक माने वो पूरा गोवा का भाई बन गए थे। वहां तक ठीक था। लेकिन क्या है कि लेगेसी बेस्ड पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम छोटी जगहों में यह है कि अगर जितने भी लोकल सत्रप्स अगर एक तरह से अगर उठ जाए तो फिर क्या होता है, लोगों के लिए फिर थोड़ी मुश्किल, फिर पार्टीज के लिए आसान भी हो जाता है और लेगेसी के लिए मुश्किल हो जाता है। अब इस बार क्या है कि अ, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कांटे की लड़ाई हो रही है। और जिस तरह से एक नेगेटिव पीआर उन लोगों ने कांग्रेस के ऊपर डालने की कोशिश की कि कांग्रेस के लोग भाजपा में आ गए। अब लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, भाजपा ने कांग्रेस के लोगों को ले आया था अपनी स्टेबिलिटी के लिए। तो क्या है, ये फैक्टर जो है वो उनके अगेंस्ट में भी जा रहा है। तो इसलिए उन लोग फोकस ये कर रहे हैं कि हर एक लोकल लीडर अपनी सीट जीत के आए। सिंबल भाजपा के लिए अभी जो है वो आप यूं कहिए कि पर्रिकर की लेगेसी जो है हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सिंबल, जो कमल का सिंबल है, दैट्स इट। उसके उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रही है। पर्रिकर कहीं पोस्टर पे हैं, कभी आप इनफैक्ट आप मनोहर पर्रिकर को जो है यहाँ के भाजपा की इवेंट्स जिसमें जो है इवन उनके जो नॉर्मल जो डिस्कोर्स होते हैं उससे भी आप मिसिंग देखेंगे। मैंने ऐसे नहीं है कि अब जैसे हम लोग किसी और पार्टी का अगर देखें तो वो मान लीजिए ममता दीदी से कोई शुरू करता है तो कोई अरविंद केजरीवाल से शुरू करता है, या गांधी से शुरू करता है कांग्रेस में। यहाँ पे हम लोगों ने वो चीज देखा है कि अभी उन लोग सिर्फ अपनी गवर्नेंस, 10 साल हम लोग पावर में रहे हैं, वो सब चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन पर्रिकर की लेगेसी पे। लेकिन लेकिन माइकल लोबो जिन्होंने अभी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया, उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया, वो मैंने पूरा इंटरव्यू सुना था। उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि मनोहर पर्रिकर के बिना ये एक आज नहीं होना, मनोहर पर्रिकर का नहीं होना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एक एक झटका है। उनके लिए बीजेपी, उनके बिना बीजेपी को मुश्किल पड़ेगी। बिल्कुल। मनोहर पर्रिकर का ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो एक मामले में काफी बहुत ही वेल क्राफ्टेड प्लान होता था। वो हमेशा ये देखते थे कि भाई हाँ, हमारे तरफ हम लोग यहाँ पे इसको पोजीशन करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये इसको काटेगा, ये उसको काटेगा। इस मामले में बहुत ही क्लेवर उनकी प्लानिंग होती थी। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि मनोहर पर्रिकर की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो भाजपा को हमेशा बाय डिफॉल्ट, वो चाहे गोवा में रहे या दिल्ली में रहे, उनकी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स क्या करती थी कि एक अगर मान लीजिए ऑपोजिशन रैली भी करने की कोशिश करता था तो ऑपोजिशन के रैंक्स में दो चार जो है वो क्रैक्स आ ही जाती थी। और पहली बार जो है वो इतने सालों में हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा पावर में होने के बावजूद भी मनोहर पर्रिकर की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ही एग्रेसिव भी होती थी। वो मेंटल गेम्स बहुत अच्छा खेल लेते थे और सामने वाले को जो है वो लगता था भाई ये तो जीत के आ रहा है। इस बार क्या हुआ है कि भाजपा जो है वो जो अंग्रेजी एक्सप्रेशन जो होता है डिगिंग हील्स, वो कर रही है। वो ना अपना पंजे गड़ा के अब हर आदमी जो जहां पे है वो वहीं पे अपना जो है वो जमीन बचाने की कोशिश कर रहा है। ये स्टाइल में फर्क है। पहले क्या था कि मनोहर पर्रिकर के टाइम में एक ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिक्स माने स्ट्रेटेजी होता था, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको तोड़ेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको जोड़ेंगे, इस तरह से। तो उनकी पूरी की पूरी नॉर्थ टू साउथ पूरी अच्छी सी उनकी स्ट्रेटेजी होती थी। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस वाला जीतेगा, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, पर उसके साथ अपनी सेटिंग है, कुछ ऐसे करके होता था। अब क्या हुआ है कि भाजपा वाले जो जहां पे हैं कि भैया ऐसा है कि अपने अपनी जो है तुम अपनी सीट बचाओ, जब हम लोग सीट बचा लें तो फिर बाद में फिर सबका सिंबल चूंकि एक ही होगा तो हमारी सरकार बनेगी। तो अब
फर्क जो है वो स्टाइल्स में वो चीज का फर्क आ गया है। माइकल लोबो ने जो बात कहा था वही सच है। इनफैक्ट माइकल लोबो जो है वो पर्रिकर की स्टाइल को काफी हद तक अब कांग्रेस में लेके आ रहे हैं। जो पिछले जब से वो ज्वाइन किए हैं तब से बहुत ही एग्रेसिवली जिस तरह वो अपने आसपास के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घूम रहे हैं वो आपको काफी पर्रिकर की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की याद भी दिलाएगी। तो वो बिल्कुल वो ऑपोजिट मैंने क्या बोलते हैं वो बैटल को जो है सीधा ऑपोजिशन के घर में ले जाने वाली बात है। तो वो उस तरह की जो है वो भी अभी कर रहे हैं। बट कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वही हो रही है, स्टाइल्स बदल गया है भाजपा का पहले और अब की। मैं चर्चा में औरंगजेब को लाना चाहूंगा। औरंगजेब ने शुरू से कहा था कि वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं बजाय सवाल का जवाब देने के। मैं अजय से कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि कांग्रेस ने उनको टैसिट उत्पल पर्रिकर को कुछ टैसिट ऑफर किया है सपोर्ट, बट क्या ये एक अच्छा ऑप्टिक्स नहीं रहेगा कि अगर वो उनको ऑफर कर लेंगे टिकट का? देखिए, मनोहर पर्रिकर को अगर आप याद करेंगे तो राहुल गांधी जब वो बीमार थे दिल्ली से गोवा मिलने गए और काफी उसके बाद काफी हंगामा हुआ क्योंकि राफेल के इशू पे काफी उन दिनों पॉलिटिक्स बहुत गर्म थी। तो क्या ये एक अच्छा ऑप्टिक्स नहीं होगा कांग्रेस के लिए कि वो उन्हीं मनोहर पर्रिकर के बेटे को दे रहे हैं जिनको राहुल गांधी मिलने गए थे और काफी वहां उस टाइम एक बहुत बड़ी खबर बन गई थी। औरंगजेब अभी तक तो ऑफिशियली हमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ा है कि वेदर कांग्रेस इस तरह से ऑफिशियली कुछ ऑफर की है कि नहीं। अभी तक तो हमें इसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। हालांकि बहुत सारे लोग जो मध्यस्थ कर रहे हैं दोनों तरफ से, जो दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से भी जुड़े हुए हैं, और उनका मानना है कि ये अगर होगा तो इस इलेक्शन का ये मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स देखा जाएगा गोवा के इतिहास में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये आप यूं कहिए कि ये जो है वो गोवा में भाजपा का चीफ मिनिस्टर एक कैथलिक होगा, ये आप यूं कहिए, आप उस लेवल का आप उसको पॉलिटिक्स देख सकते हैं। क्योंकि आप जो आदमी कल तक आपको हराते आ रहा है, 2 बार आपकी सरकार तोड़ के जो है आपको ऑपोजिशन में बैठा दिया है, आप उसके बेटे को आप ऑफर करेंगे सीट या उसे सपोर्ट करेंगे, वो वाकई बहुत ही बोल्ड, बहुत ही रेडिकल होगा। लेकिन क्या है कि उसमें बहुत सारी चीजें कांग्रेस को भी देखनी पड़ेगी और उत्पल को भी देखनी पड़ेगी। जैसे उत्पल बहुत ही हार्डकोर आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। हालांकि मैं उनकी पर्सनल कितनी आरएसएस में इन्वॉल्वमेंट रही है उसके बारे में खास हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि एक लेगेसी जो होता है, वो कल्चर जो होता है जो घर में रन करता है, वो आप देखेंगे। अब जैसे उनके मोबाइल उनका नंबर देखेंगे तो उसमें नमस्ते सदा वत्सले जो है वो आरएसएस का जो थीम सॉन्ग है उसकी लाइन पंक्तियां लिखी हुई है। वो ठीक है, और लेकिन अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां पे बहुत पणजी में भी बहुत सारे हार्डकोर आरएसएस के लोग हैं। वो कितना सपोर्ट करेंगे, जो कि उनका झुकाव भी उत्पल के तरफ होगा, पर्रिकर साहब के लेगेसी की तरफ है, लेकिन वो कितना उसे अडेप्ट कर पाएंगे खुद को कि भाई कांग्रेस की इन्हें टिकट दिया है या कांग्रेस इन्हें बैकिंग कर रही है, वो एक सोचने वाली बात होगी। रही बात कांग्रेस की रही बात कांग्रेस की तो एक बड़ी मैं आपको बताऊं बड़ा दिलचस्प बात है। इतने साल से पर्रिकर वहां पे जीत रहे थे, लेकिन पणजी में करीब 5,500, जो कि लगभग आप कहिए कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1/6 वहां का वोटर्स आप पकड़ लीजिए, वो जो है वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर्स है। दुनिया इधर से उधर चली जाए वो हमेशा कांग्रेस को ही वोट करती है। वो वोटर्स और उसमें कैथलिक्स की बहुत अच्छी खासी जनसंख्या है, तो वो वोटर्स कैसे इस चीज को लेंगे ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
मैं आपको बता दूं कि एक जो ये पिछले कुछ दिनों से जो चल रही है कि टीएमसी को कांग्रेस सपोर्ट करेगी या टीएमसी के साथ गठबंधन होगा वगैरह वगैरह, ना कहने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के कांग्रेस वोटर्स भी हैं। उन लोगों ने साफ कह दिया कि भाई वी गो इट अलोन या नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। जहां पे कांग्रेस वोटर्स ने कहा है कि भाई मैंने हम लोग यहाँ पे नहीं जीत सकते हैं, वहीं पे इन लोग ऑफर करते हैं अलायंस की, वरना हर जगह जो है वो इस बार पहली बार कई सालों में कांग्रेस अपनी वोटर की सुन रहा है। तो पणजी में कितना अपनी वोटर की सुनेगा या क्या करेगा, ये चीज अभी भी ये चीज जो है वो डिस्कशन में है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने अभी तक पणजी में अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, सो वो स्पेस अभी भी। औरंगजेब, आपके पास एक सवाल और पूछने का वक्त है, आप चाहें तो एक दूसरा सवाल अजय से और पूछ सकते हैं, आखिरी सवाल। मैं अजय, आपने बात की कि कांग्रेस ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, तो क्या किसी तरह हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बैकडोर टॉक्स है, नेगोशिएशंस है, ये कहीं चल रही हैं, या आप हम ये मान के चले कि अभी बस कांग्रेस ने ये चैप्टर क्लोज कर लिया है? क्योंकि आपने कई चीजें गिनाई कि आरएसएस बैकग्राउंड और ये सारा, तो उस संदर्भ में आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस इस सिचुएशन को इतनी जल्दी भी हाथ से जाने देगी। हालांकि मैं अभी तक चेक कर रहा हूं तो कांग्रेस की तरफ से उनकी जो आखिरी लिस्ट जो आने वाली थी वो अभी तक नहीं आई है। कांग्रेस के पास जो पणजी में जो विकल्प भी है वो कोई बहुत ही ज्यादा ये विकल्प नहीं है। 3 नाम यहाँ पे उभर के आ रहे हैं। एक उदय मडकेकर का जो पुराना मेयर था, लेकिन वो उसकी बाबुश मोन्सरात जो भाजपा का कैंडिडेट है उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं। दूसरा पुराने मेयर थे सुरेंद्र फुरताद, बट सुरेंद्र फुरताद जो है वो एजिंग पॉलिटिशियन में माने जाते हैं और वो यूं कहीं इलेक्शन जीवी है, एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन में आते हैं। तीसरा पुराना पंजिम का चीफ कमिश्नर रह चुका है एल्विस गोम्स, जो AIPC ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का गोवा का प्रेसिडेंट भी है। उसकी नाम काफी चर्चा में है क्योंकि उनकी RSS और हिंदू वोटर्स जो हैं पणजी में उससे भी काफी अच्छे संबंध है। तो अब क्या है कि गेम चेंजर पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस जाए, ये भी संभावना अभी हम लोग उसको नकार नहीं सकते हैं। एल्विस जो है बहुत ही अच्छा कैंडिडेट होके, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होके उभर रहा है, और अगर उत्पल और बाबुश मोन्सरात भाजपा का दोनों के बीच में अगर टक्कर हो तो शायद बीच में वो निकल के सीट भी हथिया ले। तो ये सब सारी चीजें देखी जा रही है, जो कि कैलकुलेटेड रिस्क मेरे ख्याल से भाजपा ने भी सोच के ही किया होगा। तो अभी मैं बताऊं कि अगले कुछ 1 या 2 दिन बहुत ही क्रूशियल होगा, जब हमें समझ में बात ये आएगी कि क्या होने वाला है। औरंगजेब और अजय, इस शानदार चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे। अजय से फिर से उनकी राय लेंगे, कल और परसों फिर से कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।